नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV को लेके। अब सभी जानते हैं कि वर्तमान मिसाइल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सुपरसोनिक स्पीड से हाइपरसोनिक स्पीड में आगे बढ़ने लगा है। तो इसी वजह से हम भी अभी हाई सुपरसोनिक स्पीड से लेके हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में डीआरडीओ की तरफ से HSTDV को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से हमारी फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का एक बेस होने वाला है। और इसमें डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी को बेस करके हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया जाने वाला है। अभी बताया गया कि एक बार फिर से डीआरडीओ की तरफ से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट करने की कोशिश किया जाने वाला है और इस बार इसको फाइनल प्रोडक्शन रेडी कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। इसके एक इमेज को रिसेंटली सिम्पोजियम ऑन अप्लाइड एरोडायनेमिक्स एंड डिजाइन ऑफ एरोस्पेस व्हीकल की शो में डिस्प्ले किया गया था। सबसे पहले तो इसको 2020 में टेस्ट किया गया था, जिसमें सिर्फ एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक व्हीकल को टेस्ट किया गया था। पर अभी रिसेंटली इसकी जो इमेज शेयर किया गया था उसमें इसको एक वेपन के तौर पर वहां पे डिस्प्ले किया गया था, या यूं कहें कि इसकी एक वेपनाइज्ड वेरिएंट को वहां पे डिस्प्ले किया गया था। और बताया जा रहा है कि 2024 से 2025 तक इसकी वेपनाइज्ड वेरिएंट भी प्रोडक्शन रेडी कंडीशन में तैयार होने वाला है। अगला अपडेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेके है। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की मेन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो वर्तमान हमारी मेन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट में C-17, IL-78 और C-130 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इनकी कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वर्तमान हमारे पास इसका कोई भी इंडिजिनस अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट को रशिया के साथ मिलकर भी डेवलप करने का प्लान किया गया, जिसको मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA का नाम दिया गया था। लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था और उसके बंद होने के बाद आज तक HAL की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक हैवी और मीडियम कैटेगरी की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश अपने तरफ से नहीं किया गया और ना ही किसी के साथ कोलैबोरेट करके इसको डेवलप करने की कोशिश अभी तक किया गया। ऐसे में अभी पता चला कि कोरियन एरोस्पेस एजेंसी की तरफ से अभी एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसका नाम अभी फिलहाल के लिए MCX बताया जा रहा है। और इसे अभी कोरिया की तरफ से एक मीडियम लिफ्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। वहीं पर अभी कोरिया की तरफ से इसको अकेले डेवलप ना करके इसमें पार्टनर की तलाश किया जा रहा है, जहां पर साउथ कोरिया की तरफ से मेनली एशियन कंट्रीज को इसमें अपने साथ इंक्लूड करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें वो भारत, फिलीपींस, UAE और इंडोनेशिया जैसे देशों को टारगेट करने वाला है। और अभी खास करके इसको भारत को ऑफर करने की प्लानिंग की जा रही है। अभी अगर भारत की बात करें तो भारत को इस तरीके के एयरक्राफ्ट अपनी C-130 जैसे एयरक्राफ्ट की फ्यूचर रिप्लेसमेंट के तौर पर जरूरत पड़ सकता है और इसके लिए पहले से ही A400 सीरीज के एयरक्राफ्ट और एम्ब्रेर की C-390 मिलेनियम जैसे एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा रहा है। तो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी इसी सेगमेंट में इस एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फर्क इतना है कि इसे वो भारत के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करने का ऑफर देने वाले हैं। अभी फिलहाल ये एयरक्राफ्ट इनिशियल डिजाइन स्टेज में है, लेकिन कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की उम्मीद है कि वो 2030 तक इसकी पहले टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाले हैं। और वैसे भी अगर भारत की मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमें भी 2030 से पहले इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और इस वजह से अभी तक भारत की तरफ से A400 या C-390 जैसे एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में कोई इतना खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और ये एक ऐसा अपडेट होने वाला है जिस पर दोनों तरफ से बहस होना आम बात है। मतलब इसमें कुछ ऐसे बातें होने वाली जो कि पाकिस्तान के लोगों को ट्रिगर कर सकता है और हमको भी ट्रिगर कर सकता है। आप सभी ने बालाकोट वाला एयर स्ट्राइक और उसके एक दिन बाद हुई एरियल एंगेजमेंट के बारे में तो जानते ही होंगे। अभी तक इसमें दो तरीके के क्लेम किए जा रहे हैं, एक पाकिस्तान का क्लेम और दूसरा भारत का क्लेम है। भारत की क्लेम की बात करें तो हमने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, जिसमें अभिनंदन वर्धमान की MiG-21 ने R-73 मिसाइल से F-16 को मार गिराया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान F-16 था उसका जो विंगमैन था उसने अभिनंदन वर्धमान की MiG-21 को अपनी AMRAAM मिसाइल से मार गिराया था। बाकी पाकिस्तान की क्लेम की बात करें तो आज तक पाकिस्तान ये तय नहीं कर पा रहा कि आखिर क्या क्लेम किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने भारत के एक सुखोई को भी साथ में मार गिराया था। फिर उन्होंने अपना बयान बदल दिया था और उन्होंने बताया था कि हमारे पास एक ही इंडियन पायलट मौजूद है, लेकिन फिर भी आज तक ये क्लेम करते आ रहे थे कि उन्होंने MiG-21 के साथ एक सुखोई को भी मार गिराया था। पर अभी पाकिस्तान की फॉर्मर एयर चीफ की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो कि आप सबके होश उड़ाने वाले हैं। तो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के एक फॉर्मर एयर चीफ मार्शल सोहेल अमन ने बताया कि 27 फरवरी को
जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की गई थी तो उस दौरान पाकिस्तान की फाइटर जेट्स चाहते तो 8 इंडियन जेट्स को मार के गिरा सकते थे, लेकिन वो सिचुएशन एस्केलेट करना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने मिसाइल को फायर नहीं किया था। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान ने मिसाइल फायर नहीं किया था तो उस दौरान जो एमराम मिसाइल भारत के साइड में पाए गए थे वो कहां से आए थे। और कुल मिलाकर सुखोई के ऊपर 4 से 5 एमराम मिसाइल भी फायर किया गया था, जिनको सुखोई ने इजीली डिफीट कर दिया था। और इनको आमतौर पर बहुत ही लॉन्ग रेंज में फायर किया गया था और इनकी नो एस्केप जोन से काफी दूर फायर करने की वजह से सुखोई को इनको डिफीट करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। और बाद में इनकी इमेजेस को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पब्लिक किया गया था। और अभी की बात करें तो अभी पाकिस्तान की फॉर्मर एयर चीफ के स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी को लॉन्च किया गया था उसमें 8 JF-17, 8 F-16 और 8 मिराज 3 फाइटर जेट मौजूद था और उनके साथ एक सावकीरे AWACS भी मौजूद था। अब यहाँ पर देखा जाए तो टेक्निकली पाकिस्तान को F-16 को काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, ना कि किसी दूसरे देश के ऊपर ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए उनको यूएस की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया था। तो ये एक क्लियर वायोलेशन था जिसे अवॉइड करने के लिए आज तक पाकिस्तान की तरफ उस रेड में पाकिस्तान की F-16 के इन्वॉल्व होने की चांसेस को वहां पे रिड्यूस करने के यानी कि बचाने की कोशिश किया जा रहा था कि इसमें F-16 इन्वॉल्व नहीं थे। पर एमराम मिसाइल के अवशेष मिलने के बाद ये बात लगभग सामने आ चुका था, जिससे अभी पाकिस्तान क्लियरली स्वीकार भी कर रहा है कि इस दौरान F-16 को इस्तेमाल किया गया था। और जहां तक बात रही 8 इंडियन जेट्स को मार के गिराने, तो उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि या तो वो डर गए थे कि अगर हमने मिसाइल फायर कर दी तो उसके बाद भारत हमारी बैंड बजाने वाला है, और इस वजह से उन्होंने मिसाइल फायर नहीं किया था। फिर इंडियन जेट्स को मार गिराने का जो प्लान था उसको ड्रॉप कर दिया गया था, या फिर अभी वो फिर से हवाबाजी करने लगे हैं। अगला अपडेट Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को लेके, जिसको इंडियन एयरफोर्स की मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर फ्लीट की मेन हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है। और अभी हम लोग Mi-17 हेलीकॉप्टर की आर्मर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो आमतौर पर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये स्मॉल आर्म से प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कि 7.62 या इससे कम रेंज की एमुनिशन से हेलीकॉप्टर प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन अभी हमारी मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने अभी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए एक स्पेसिफिक आर्मर को डेवलप किया है, जो कि एक क्लिफ ऑन और क्लिफ ऑफ टाइप का आर्मर होने वाला है, जिसको इजीली हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल किया जा सकता है, फिर उसको रिमूव भी किया जा सकता है। और खास बात ये कि आर्मर जो है वो मॉडर्न कंपोजिट आर्मर है, जो कि वर्तमान के रशियन स्टील आर्मर के मुकाबले लगभग 40% हल्का होने वाला है और साथ ही बेहतर प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करने वाला है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक उनकी इस नई आर्मर की बात करें तो ये सिर्फ 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनिशन ही नहीं बल्कि ये स्नाइपर की एमुनिशन को भी आसानी से रोक सकता है और बेहतर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। एक और खास बात ये कि जब भी हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकता है तो वहां पर हम लोग इस आर्मर को चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जो कि हमको एक्स्ट्रा लेवल की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकेगा। लेकिन साथ में हेलीकॉप्टर का ओवरऑल वेट भी यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे हमारी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। लेकिन क्लिफ आर्मर के साथ अच्छी बात यह कि इनको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर इनको निकाल भी सकते हैं। मतलब अगर हमको कोई क्लोज एयर सपोर्ट जैसे मिशन को करना होता है, फिर ट्रूप्स को जाके ड्रॉप करना होता है और पता चलता है कि वहां पर दुश्मन ज्यादा मात्रा में मौजूद और हमको हैवी फायरिंग का सामना करना पड़ सकता है, तो वहां पर हम एक्स्ट्रा आर्मर को कैरी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर नॉर्मल मिशन होता है, जहां पर एक्स्ट्रा खतरा वहां पे नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा जो आर्मर रहता है उसको हटा भी सकते हैं और इससे हमारी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी वहां पे इंक्रीज हो सकता है। अगला अपडेट भारत और जापान की तरफ से है। आप सभी को पता है कि भारत और जापान के बीच अभी एक एरियल एक्सरसाइज को शुरू किया जाने वाला है, जिसके लिए पहले से इंडियन एयरफोर्स की एक टीम जाके जापान पहुंच चुकी है और ये पहली बार होने वाला है जहां पर भारत और जापान के बीच एक बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज शुरू होने वाला है, जिसमें भारत और जापान की एयरफोर्स के बीच अलग अलग तरह के एरियल एंगेजमेंट को सिमुलेट किया जाएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक ऑफिशियली आज से यानी कि 16 जनवरी 2023 से भारत और जापान के बीच एक एरियल एक्सरसाइज को शुरू किया जाएगा, जो कि आने वाले 11 दिनों तक कंडक्ट किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 8 जापानीज फाइटर जेट्स, 4 सुखोई, 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के साथ साथ कुल मिलाकर 150 सोल्जर और टीम मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को अभी जापान की वाकुरी एयरवेज में कंडक्ट किया जाने वाला है, जिसमें बोथ वीवीआर और क्लोज रेंज की डॉग फाइट को भी सिमुलेट किया जाएगा। और ये पहली बार होने वाला है जहां पर जापानीज F-16 और F-15 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ सुखोई एंगेज होने वाला और डॉग फाइट को सिमुलेट किया जाने वाला। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए भारत और जापान के बीच 2019 से ही बातचीत किया जा रहा था और इनफैक्ट इसको तब से ही फाइनलाइज करके रखा गया था, लेकिन बीच में चाइनीज रायता फैलने की वजह से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए हमको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा था और ये आज तक पोस्टपोन्ड होता आ रहा था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।